मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रागनी और मैं फिर से लेकर आप लोगों के लिए आ चुकी हूँ खान सर के नए वीडियो के उनके बुक के नए वीडियो। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे हरेक वंश के बारे में। हरेक वंश के कौन कौन राजा आए थे, कौन कौन उसमें क्या क्या प्रणाली स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है मकदूनिया, यानी मकदूनिया को ही यूनान बोलते हैं। इनका अटैक प्रथम बार कौन शासक हमारे इंडिया में किए थे, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट बात कि जो यूनानी आक्रमण थे प्रथम वो सिकंदर थे, और किनके बेटे थे, राजा फिलिप के, यानी राजा फिलिप के ही बेटे सिकंदर थे। ठीक है, और सिकंदर का मूल नाम जो था अलेक्जेंडर मैसेडोनिया था। क्या नाम था? अलेक्जेंडर मैसेडोनिया था। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में हुआ था, जिसके कारण इनका नाम जो हो गया अलेक्जेंडर मैसेडोनिया हो गया था। ठीक है, इनकी पत्नी थी रुक्साना और इनको ही रक्सोना भी बोला जाता है। और जो इनके घोड़ा थे सिकंदर के, इनका घोड़ा का नाम जो बूकेफला था। ठीक है, इसको और भी नाम से आपको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ब्यूसेफेलेरू और बऊकेफला। ठीक है, इनका एक घोड़े का नाम था। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो अरस्तु थे। ठीक है, ये बहुत फेमस गुरु हैं। अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लेटो थे, और जिनको अफलातून कहा जाता है। प्लेटो को क्या बोला जाता है? अफलातून बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जो प्लेटो के गुरु कौन थे, वो सुकरात थे, और जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। किसको मारा गया था? सुकरात को मारा गया था, जो प्लेटो के गुरु थे। गंधार की राजधानी जो तक्षशिला थी, गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। वहाँ के राजा आम्बिक ने सिकंदर के अधीनता को स्वीकार किया था, यानी आम्बिक ने ही सिकंदर के अधीनता को स्वीकार किया था। किंतु संधि पूर्व के राजा पंजाब पोरस सिकंदर से युद्ध हुआ। जब सिकंदर हमारे इंडिया में आ रहा था, मौर्य यानी जो मौर्यकालीन चल रहा था पीरियड, उस टाइम सिकंदर एंट्री किया था। एंट्री आपको पहले ही बता चुके थे, तो जो भी साम्राज्य था मौर्य का, या जो हरेक वंश से लेकर आपको हरेक वंश तक जो पीरियड चला था, वो सारा साम्राज्य जो एक नदी के किनारे हुए बसे हुए थे, यानी उनको एक ऐसा सर्कल जैसे, और सर्कल के जो भी किनारे एरिया है वो रिवर है, और जो बीच का सेंटर था वो हमारा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, हरेक वंश, नंद वंश, ये सब साम्राज्य थे। इसी बीच हमारे सिकंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, और एंट्री करने के बाद पहली बार जो यहाँ पे जो टाइम था, वो वहाँ के राजा जो पूर्व के राजा थे, वो पंजाब के क्षेत्र में, आपको पहले पंजाब के एरिया से ही एंट्री करना था। ठीक है, तो सिकंदर यहाँ पर पोरस से पहले लड़ाई हुआ उनका। सिकंदर किससे लड़ाई हुआ? पहले पोरस के राजा से लड़ाई हुआ। 326 ईसा पूर्व में इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी बोला जाता है, और हाइडे स्पीच का युद्ध भी बोला जाता है, और बितस्ता के भी युद्ध बोला जाता है। बेसिकली बोल सकते हैं हम कि जो पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई हुआ था, उसको हम झेलम के युद्ध, बितस्ता के युद्ध और हाइडे स्पीच के भी युद्ध बोला जाता है। कब हुआ था हमारा ये युद्ध? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, इस युद्ध में जो पोरस थे वो हार गए, क्योंकि सिकंदर की जो सेना थी बहुत वीर थी। ठीक, इस चीज़ की वजह से पोरस की हार हो जाती है। किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया, और सिकंदर की पत्नी जो रेक्सोना थी वो पोरस की कलाई में राखी बांध दी। ये भाईचारा की संबंध हो गया उन दोनों के बीच। ठीक है, और उन दोनों का पार्टनरशिप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो सिकंदर हिंदू कुश पर्वत यानी खैबर दारा बोला जाता है, हिंदू कुश पर्वत जो है वो खैबर दारा के पास ही है। ठीक है, को पार करके भारत आया। ठीक है, सिकंदर की सेना को ब्यास के नदी हाइफेनिया, ब्यास नदी को पहले क्या बोला जाता था? हाइफेनिया, यानी जो यूनानी लैंग्वेज में हाइफेनिया बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो, और ऐसे हमारे जो इंडिया में उसको बितस्ता बोला जाता है। ठीक है, पार करने के लिए माना कर दिया था। ठीक है, सिकंदर की अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन क्या हुआ, उसकी सेना नदी नहीं पार किया। ठीक ना, और सिकंदर की सेना आप वापस लौट कर चली जाती है। सिकंदर का थल सेना का सेनापति जो कौन था? सेल्यूकस निकेटर था, यानी जो ये बहुत प्रमुख सेनापति था, यानी इनका जो भी सिकंदर की हाथ, एक दाहिना हाथ के रूप मान लीजिए, ये सेल्यूकस निकेटर था, यानी हर एक युद्ध में जीतने का जरिया था वो बहुत ज़्यादा सेल्यूकस निकेटर का सपोर्ट था। ठीक है ना, जबकि जल सेना था वो निरियाकस थे। कौन थे? जल सेना निरियाकस। उसके बाद 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की डेथ हो जाती है। ठीक है, और सिकंदर तथा उसके जो घोड़े हैं बऊकेफला का मकबरा बेबीलोन में बनाया जाता है। ठीक है, सिकंदर का जो मकबरा कहाँ है? बेबीलोन में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
बेबीलोन को का झूलता हुआ बगीचा यानी 7 अजूबों में एक है, ठीक है। ये बहुत फेमस सिटी है, ठीक है। सिकंदर भारत के कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था, ठीक है। और सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता था कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी चिंता जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था, यानी बहुत ज़्यादा ये क्षेत्र जीत चुका था अपने, ठीक है। उसके बाद आता है कि सिकंदर ने एशिया के माइनर जो तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान और सिंध, कंधार, कम्बोज को भी जीत लिया था। कितना मतलब फेमस जो है ये एरिया को उसने अपने कब्जे में किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मौर्य समाज के जो पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्री का विवरण, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। मौर्य वंश की जानकारी मूलतः में एक कई सारे स्रोत में मिलता है। वो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री का विवरण और साहित्यिक स्रोत है। यानी इनमें से पुरातात्विक स्रोत है यानी किसी पत्थर पे लिखा हुआ या किसी पत्ते पे लिखा हुआ रहता था, उसे हम पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं, ठीक है। और विदेशी यात्रा का विवरण यानी जो भी विदेश से कोई भी यहाँ साम्राज्य शासक इंडिया में आते थे तो वो यहाँ के साम्राज्य के बारे में जो आर्थिक सामाजिक वहाँ का जो भी व्यवस्था थी उसको देखकर और वो अपने यहाँ वो एक बुक में लिखा करते थे, ठीक है। वहाँ का साम्राज्य का पूरा डिटेल्स दिया करते थे, मौर्य साम्राज्य का बेसिकली, ठीक है। और साहित्यिक स्रोत यानी आपको साहित्यिक रूप में यानी जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ऐसे रिलेटेड स्रोत कहाँ मिले हैं हमारे साहित्यिक स्रोत में। तो नेक्स्ट चलते हैं मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी माता जो थी कौन थी? मोरा थी। इनका माता के नाम क्या था? मोरा था। और ये कौन से जाति के बिलोंग करते थे? ये बहुत ही निम्न जाति के चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही निम्न जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तक्षशिला थी, ठीक है। और विशाखदत्त इनकी प्रथम यानी जो विशाखदत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय के बारे में चर्चा की। ये बुक बहुत फेमस है क्योंकि जो भी है नंद वंश और मौर्य वंश के स्टार्टिंग पीरियड से लेकर कैसे साम्राज्य नंद वंश का हटा, घनानंद को हराया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, वहाँ पर तक्षशिला एरिया में क्या क्या काम हुए, और मौर्य वंश का जो उदय हुआ वो ज़्यादा डेवलप हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उनका जो राजनीतिक स्रोत क्या था, वहाँ का धार्मिक स्थिति क्या थी, यहाँ पर सारा चीज़ हमारा कहाँ विवरण है? विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि इनके अनुसार चाणक्य का सहयोग बहुत ज़्यादा था क्योंकि घनानंद के द्वारा चाणक्य को उनके द्वारा गलत व्यवहार किया गया था, जिसकी वजह से घनानंद क्रोधित होकर एक निम्न जाति के चंद्रगुप्त मौर्य को लाते हैं और बचपन से ही उसको शिक्षा देने लगते हैं और युद्ध के बारे में बताने लगते हैं। और एक दिन क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या कर देते हैं और वहाँ पे जो मौर्य वंश स्थापित हो जाता है और मौर्य वंश का साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था उस टाइम कौन था? तब यूनानी जो आए थे कौन थे? सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम निकेटर का आक्रमण हो गया था, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे भी पराजित कर दिया था और उसकी दहेज में कर्नेलिया हेलेना से विवाह करके दहेज में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया तथा पेरिस और पेमियाई, कंधार और मकरान और हेरात इतने सारे क्षेत्र दहेज के रूप में लिया था, क्योंकि ये जो सेल्यूकस निकेटर थी उसकी बेटी जो कर्नेलिया हेलेना थी उससे विवाह किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलता है हम चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया था। मेनली जो शादी हुआ था सबसे ज़्यादा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को मिला क्योंकि इतने सारे क्षेत्र मिले, और चंद्रगुप्त मौर्य बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। कौन आए थे? मेगास्थनीज। किसके टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आए थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका का मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा जो मेगास्थनीज की इंडिका बुक है आपको मौर्य वंश की जानकारी अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में बटा था? 7 भागों में। भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी,
चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान के अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? महास्थान के अभिलेख में मिलता है, स्पेशली बंगाल अभियान जो किए थे। ठीक है, गोरखपुर में स्थित शाहगौर ताम्र अभिलेख है से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की भी चर्चा किया गया। किसमें? शाहगौर अभिलेख में। शाहगौर अभिलेख कहाँ है? गोरखपुर यूपी में है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से मिला था। आपको पिछले क्लास में भी बता चुके थे, चंद्रगुप्त जो थे जैन धर्म से रिलेटेड थे, बल्कि जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और आपको ये भी बता चुके थे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत पीछे था और बौद्ध धर्म बहुत आगे था। हालांकि ये दोनों धर्म का अंत हो जाता है। ठीक है, और जो जैन धर्म थे वो भद्रबाहु से प्रभावित है और भद्रबाहु के द्वारा ही वो शिक्षा ग्रहण किए थे जैन धर्म की। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में चले गए, जहाँ 298 BC में संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिए। ये बहुत फेमस हमारा बातें हो जाती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। कब? 298 BC में भद्रबाहु के साथ किए थे। ठीक है, उसके बाद आता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और ये किस अभिलेख में है? रुद्रदामन के अभिलेख में। और रुद्रदामन अभिलेख का है? गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात यानी गुजरात के एक क्षेत्र है, सौराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद हमारे चलिए कि आता है कि इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी में अधिक मिलता है। समाजशास्त्र का संस्करण समाजशास्त्र ने ही किया था। ठीक है, जो निम्नवत है इसमें बता दें आपको, राजा को स्वामी बोला जाता था, जनपद को क्षेत्र बोला जाता था, और कोष धन यानी धन का जो भी संग्रहण का स्टोर था वो उसका अध्यक्ष कौन था? कोष था। ठीक है, उसके बाद मित्र था यानी मंत्री को अमात्य बोला जाता था, दुर्ग को किला बोला जाता था, और दंड देने वाले को न्याय बोला जाता था। यानी ये जो था मौर्य वंश में ये काल चलता है राजनीतिक रूप में। इसका विवरण पूरी तरह से अर्थशास्त्र में दिया गया। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के या कौटिल्य भी बोला जाता है। ठीक है, ये तक्षशिला ब्राह्मण थे और तक्षशिला के विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। कौन थे? आचार्य भी थे। ठीक है, इनके पिता जो थे एक का नाम गुणी था। क्या नाम था? गुणी था। आचार्य की बेइज्जती घानानंद ने किया था। किसने किया था? घानानंद ने किया था। इसके प्रतिशोध के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सहारा लिया और घानानंद का अंत कर दिया। आपको पिछले टॉपिक में बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोकस शब्द दिया था। क्या दिया? सेंड्रोकोकस। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द दिया और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द दिया। पुराने जो एरिया में जो तो ये प्लूटार्क थे और जस्टिन थे, चंद्रगुप्त मौर्य का एक सेंड्रोकोटस के नाम से प्रदर्शित किया गया। कहाँ? यूनान क्षेत्र में। ठीक है, पहले ये ऐसा हुआ था कि सेंड्रोकोटस अभी समझ नहीं आया था कि आखिर ये कौन से शासक है। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से फिक्स हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोरस और सेंड्रोकोटस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा ये बात फिक्स कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन हमारे शासक बनते हैं? बिंदुसार, यानी मौर्य वंश के शासक चल रहे हैं यहाँ पर, और मौर्य वंश में हमारे ये चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े। उसके बाद हम बिंदुसार के बारे में पढ़े। पिछले क्लास में हम हर एक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार के बारे में पढ़ते, बट ये मौर्य वंश में एक बिंदुसार आते हैं। ठीक है, इस बात को नहीं भूलिएगा। ठीक है, इनकी जो माता थी दुर्धरा थी। कौन थी? इनकी माता दुर्धरा थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इसके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। किसको भेजा था? सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। ठीक है, इसके दरबार में। ठीक है, इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। ठीक है, बिंदुसार ने सीरिया का नरेश अंजीर मीठा शराब तथा दार्शनिक मांगा था। ठीक है, किसने मांगा था? बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? वहाँ के राजा अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक ने लेने से मना कर दिया था। ठीक है, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे
नेक्स्ट है बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा था। किसको भेजा था? डायनोसियस को भेजा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर के 2 बार विद्रोह हुआ था। कितने बार विद्रोह होता? 2 बार विद्रोह हुआ था बिंदुसार के ही समय तक्षशिला में, ठीक है। उस समय तक्षशिला का जो राजकुमार थे बिंदुसार का 12 बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल हो गया, ठीक है। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक जो इस समय अवंती के राजपाल थे। अशोक कौन थे? बिंदुसार के छोटे पुत्र जो अवंती के राजपाल थे, ठीक है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भेजा गया इनको। किनको भेजा गया तक्षशिला? अशोक को भेजा गया। अशोक ने क्रूरता और पूर्वक विद्रोह किया, यानी वो बहुत बचपन से ही क्रूर था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वो बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कल्हण के पुस्तक राजतरंगिणी से ये जानकारी मिलता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ये जानकारी कहाँ मिलता है? कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में, ठीक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। बिंदुसार कौन सा संप्रदाय को माने थे? आजीवक संप्रदाय को। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठे, ठीक है। बिंदुसार के डेथ बाद बिंदुसार को अमित्र घात बोला जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टॉपिक है अशोक के। अब तक के जितने भी शासक रहे हैं ये अशोक बहुत ज़्यादा बलशाली था और बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण शासक भी उभरा है, ठीक है। और बेसिकली मौर्य वंश में, ठीक है, मौर्य वंश में ही बहुत ज़्यादा फेमस। और जितने भी बोला जाए ये क्षेत्र थे उनसे सबसे शक्तिशाली शासक उभर के आया अशोक। कौन? अशोक। इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम जो 304 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था और 304 ईस्वी में हुआ था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों का हत्या कर दिया था, बट ये बात फिक्स नहीं है, बट कई बातों में ये अलग अलग इनका डाटा दिया गया है, ठीक है। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। अशोक ने राज्याभिषेक कब कराया? 269 ईसा पूर्व में, ठीक है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है। कब कलिंग पर आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में। और उनके जब राज सिंहासन पर बैठे उनके 8 वर्ष के बाद, ठीक है। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल में मिलता है। कहाँ मिलता है? कलिंग लड़ाई आक्रमण की जानकारी हमें खारवेल में मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कौन था? कलिंग का जो राजा था नंदराज था, जिस टाइम अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किए थे। उसके बाद कलिंग में भीषण नरसंहार होता है और अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। हाथियों को ही प्राप्त करने के उनका ज़्यादा लालच था हाथियों की ओर, जिसकी वजह से कलिंग पर आक्रमण कर दिए। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाए थे। कौन धर्म अपनाए थे? बौद्ध धर्म अपनाए थे। और इस धर्म को अपनाने की प्रेरणा उसके भतीजे निग्रोध से मिली। उसके बाद निग्रोध से मिलने के बाद जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से मिली। किससे मिला? उपगुप्त से मिली। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। कौन सा वक्ता? उनका व्यक्तिगत सोच था, क्योंकि इससे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म अपनाए थे, बट यहाँ पर ये शासक जो थे वो बौद्ध धर्म अपनाए। इनका व्यक्तिगत सोच था, इसीलिए ये बौद्ध धर्म को अपनाए, ठीक है। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किए थे, ठीक है, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। इनका धर्म नहीं था कि हम बौद्ध धर्म को एक धर्म के रूप में आगे इसको बढ़ाएं, ठीक है, बट इनको वहाँ के बौद्ध धर्म के जो भी विचार थे उनको बहुत ही भावित किया और ये बौद्ध धर्म के संरक्षण किए, ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म के जो थे अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बड़े बेटे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इनके महेंद्र और संघमित्रा बेटी थी, ठीक है। संघमित्रा बेटी और बेटा महेंद्र थे, जिसको कहाँ भेजा? संघमित्रा। किसके लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। श्रीलंका का राजा सिंगली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। श्रीलंका का जो राजा थे सिंगली संप्रदाय को अपने संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिए। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, बहुत ज़्यादा निर्दयी था, ठीक है, अर्थात वह किसी भी धर्म को भेदभाव नहीं करना चाहता था। उसके बाद आता है अशोक ने राजकीय संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा यानी सुदामा, कड़, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी दान में दे दिए थे, ठीक है ना। बराबर के जो पहाड़ी थे उसको काट कर सुदामा और कड़, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी दान में दिए थे, ठीक है। अशोक की 5 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 5 पत्नी थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। सबसे प्रभावित यही थी और ये
सबसे प्रमुख ये पत्नी मानी गई कारुआ की, ठीक है। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था, ठीक है। यानी इनके काल में बहुत ज़्यादा शिलालेख भी आया और अभिलेख भी आया, ठीक है। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस दारा या दायबाहु से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? दायबाहु से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि अशोक के अभिलेख लिखने का प्रेरणा इराक के राजा डेरियस से ही मिलता है, और डेरियस को ही क्या बोला जाता है? दायबाहु बोला जाता है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। कौन थी? प्राकृत थी, जिसकी 4 लिपियाँ हैं: ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ब्राह्मणी लिपि बेसिकली भारत में ही मिलते हैं, भारत में ही मिले, और खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान में मिले, और अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में मिले, और ग्रीक लिपि ये अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिले, ठीक है। अशोक को अभिलेख को पढ़ने के लिए सबसे सफलता किसको मिली थी? 1837 में जेम्स प्रिसेप के द्वारा मिली थी, जिसके बाद से अशोक की सफलता मिल गई अच्छी तरह से, ठीक है। और इनके अभिलेख को अच्छी तरह से जानकारी हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो अशोक अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम क्या रखा था? देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी का मीन्स होता है देवताओं को पसंद करने वाला, ठीक है। मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटक के मस्की, नेदर और तथा उदगोलन अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम क्या है? अशोक लिखा गया था, ठीक है। और भाब्रू अभिलेख में जो था, भाब्रू अभिलेख में राजस्थान का भाब्रू अभिलेख था। भाब्रू अभिलेख कहाँ था? राजस्थान में था, ठीक है। अशोक ने खुद को मगध का साम्राज्य बताया था भाब्रू अभिलेख में, ठीक है ना। भाब्रू अभिलेख में इतने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। अशोक के लघु अभिलेख कितने थे? 7 थे। कितने थे टोटल? लघु अभिलेख के बारे में जानकारी करें तो 7 थे, जो निम्नवत है, ठीक है। रुम्नदेई के अभिलेख में पता करें तो यह अफगानिस्तान के कंधार से मिलता है। कहाँ मिलता है? अफगानिस्तान के कंधार से मिलता है, जो अरमाइक लिपि में लिखा था। कंधार के जो रुम्नदेई अभिलेख था वो किस भाषा में लिखा था? अरमाइक लिपि में था। ये सबसे छोटा अभिलेख माना गया। किसको? रुम्नदेई को अभिलेख को सबसे छोटा अभिलेख माना गया, ठीक है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा भी किया था। प्रशासनिक चर्चा और आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में इनका पूरा निम्नवत विवरण दिया गया है रुम्नदेई के अभिलेख में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कौशाम्बी के अभिलेख में। कौशाम्बी अभिलेख में बात करें तो यूपी में है ये। अशोक और अपने पत्नी कारुआ के द्वारा किए गए दान की चर्चा की गई है तथा इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कारुआ की जो रानी थी वो कौशाम्बी अभिलेख में इनका विवरण मिलता है, ठीक है। अशोक ने इसे इलाहाबाद में स्थापित किया। क्या? इसे इलाहाबाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित किया था, ठीक। उसके बाद टोपरा का अभिलेख आता है, तो टोपरा का अभिलेख हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? टोपरा का हरियाणा में स्थित है। फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित किया था। किसने किया था? टोपरा जो हरियाणा का फिरोज तुगलक थे वो दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित किए थे। कौन सा अभिलेख? टोपरा अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेरठ का अभिलेख। मेरठ अभिलेख यूपी में है और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही ये बनवाया गया, दिल्ली में ही तुगलकाबाद में ही इसको भी स्थापित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं रामपुर का अभिलेख। बेसिकली ये बिहार के चंपारण में स्थित है, लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद हमारा ये है लोरिया नंदन का अभिलेख। लोरिया नंदन का गढ़ का अभिलेख बिहार के चंपारण में स्थित है। लोरिया अरेराज का ये विवरण ये बिहार के चंपारण में ही है, ठीक है। अशोक के चतुर्दश अभिलेख के बारे में जानते हैं, जो प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, टोटल हमारे 14 शिलालेख थे। किसमें? अशोक के, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ, क्योंकि 14 जो अभिलेख हैं हमको याद रखना है कि जो 13वां अभिलेख है उसमें क्या बातें कही गई है, दूसरे अभिलेख में क्या बातें कही गई हैं, और 10वें अभिलेख में क्या बातें की और इसके बारे में डिटेल से हम जानकारी लेंगे। कहाँ? नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।